Hello everyone, welcome back to my channel. We are back with another video, and in this lecture we are going to learn about the cost and benefit associated with the receivables. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट भी करता है और जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ईजी भी है ना। तो ये थ्योरी में आपको ज़रूर आएगा पेपर में, तो आप अच्छे से समझेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा बेसिक लॉजिक बता देती हूँ, जैसे कि मैं आपको अक्सर बताती हूँ हर एक क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि जितना अच्छा आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट होगा उतना ही अच्छा आप प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो जो हमने चैप्टर किया था मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ वीडियोस उसके रहते हैं, मैं डेफिनेटली उन्हें अपलोड करूँगी, कंप्लीट करेंगे हम उसे भी। तो वर्किंग कैपिटल का एक्सटेंशन ही है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। ठीक है, एक चैप्टर आपको एफएम में देखने को मिलता है, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स तरीके से। तो ये एक वर्किंग कैपिटल जो चैप्टर है उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, अब बात करते हैं रिसीवेबल्स क्या होता है। देखो, जिनसे पैसा हमें रिसीव करना है उनको हम रिसीवेबल्स बोलते हैं, मीन्स डेटर्स। ठीक है, डेटर से हम पैसा रिसीव करते हैं। अब डेटर से पैसा हम कब रिसीव करते हैं? जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, मतलब उधार माल बेचते हैं। अच्छा, तो जो हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, उधार माल बेचते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ हम टाइम पीरियड देते हैं। कितने टाइम पीरियड में? जैसे 90 दिन, 15 दिन, इस तरीके का टाइम पीरियड हम देते हैं, जैसे कि हमने वर्किंग कैपिटल में देखा था। ठीक है, कुछ कुछ टाइम हम पीरियड देते हैं कि कितना टाइम उसको देना चाहिए कि वो हम पैसा रिसीव कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है, आप टाइम को छोड़ो कि कम दे ज़्यादा दे, ये तो बाद की बात है। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या बिना उधार माल बेचे या बिना डेटर के बिजनेस नहीं चल सकता? क्या बिना डेटर के हम बिजनेस चला सकते हैं? डेटर का ये फंडा ही क्यों पाले? तो सबसे पहली बात, डेटर का ये जो पंगा आता है ये इसलिए आता है कि जो हमारी ये चाह है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की, वो इस डेटर को क्रिएट करते हैं। डेटर को क्रिएट क्या करती है? वो एक्चुअली क्या है, अगर हमें लालच है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है, तो हमें सेल करना पड़ता है। और सेल की जो चाह है, सेल ज़्यादा से ज़्यादा करना, वो कैसे पूरी होती है? जब हम उधार माल बेचते हैं, और जब उधार माल बेचते हैं तो यही हमारा रिसीवेबल्स बन जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि रिसीवेबल्स क्या होता है। अब वो उसके बाद की बात आती है कि रिसीवेबल्स जो है उसको हम कितना टाइम पीरियड दे, कम दे, ज़्यादा दे। आपके अकॉर्डिंग मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूँ कि रिसीवेबल्स को हमें कितना टाइम देना चाहिए, कम या ज़्यादा, मतलब जल्दी से जल्दी पैसा कलेक्ट कर ले डेटर से, या फिर थोड़ा आराम आराम से करें, मतलब कम टाइम दे या ज़्यादा टाइम दे? देखो, मैं आपको बताती हूँ, आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, जल्दी से जल्दी रिसीव कर लो, है ना। तो ऐसे अगर आपका कस्टमर, अगर आप सोचो कि 5 दिन का टाइम देंगे, 6 दिन का टाइम देंगे, 10 दिन का टाइम देंगे, तो भाई तुम्हारा कस्टमर भाग जाएगा छोड़ के। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि जो बगल वाली जो फर्म है या बगल वाला जो बिजनेस है वो तो मुझे 50 डेज दे रहा है, मेरे को नहीं लेना यहाँ से माल। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको कंपटीशन को भी देखना होता है, तो इसलिए आपको क्रेडिट सेल करना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड भी देना पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात ये, अगर हम जो है क्रेडिट पे सेल करते हैं किसी को, तो उससे हमारा क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है? कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे कि कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिसीवेबल्स एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद रिसीवेबल, मतलब अगर हम जो रिसीवेबल्स हैं उनको अगर उधार माल बेचते हैं तो मतलब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। देखो भाई, नुकसान भी है और फ़ायदे भी है, हर एक चीज़ के मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों होते हैं, आपको पता है अच्छे से ये बात। हर एक चीज़, कोई भी टॉपिक उठाओ, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स तो होते ही होते हैं। तो अगर हम, आप ही अपने खुद से माइंड से सोच के बताइए, अगर हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो क्या करेंगे, और अगर कैश पे देते हैं, सेल करते हैं कैश डायरेक्ट, तो फिर क्या करेंगे? अगर हम कैश पे सेल करते हैं किसी पर्सन को, तो उसकी एंट्री क्या होती है? हाँ, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, यही होती है। कैश डेबिट होता है, सेल क्रेडिट होता है, तो इसकी एक एंट्री होती है ना। और अगर हम किसी को उधार माल बेचते हैं, मतलब क्रेडिट पे बेचते हैं, तो क्या होती है एंट्री? डाटा डेबिट टू सेल। ठीक है, ये होती है एंट्री। अगर हम किसी को कैश पे सेल करते हैं तो हम एक एंट्री मारते हैं, और अगर हम किसी को, जैसे 1 लाख रुपए है, किसी को हमने सेल किया, कैश पे किया, उसकी क्या एंट्री होगी? एक ही एंट्री होगी, कैश पे किया। दूसरा जना है जिसको उधार पे माल बेचा, वही सेम 1 लाख रुपए का, शुरू में 10,000 रुपये दिया, उसके बाद वो बार बार 10,000 रुपये लेके देगा हमें, तो हम बार बार एंट्री करेंगे। समझ आ रहा है आपको? डाटा डेबिट टू सेल, डाटा डेबिट टू सेल, इस तरीके से कलेक्शन फ्रॉम डाटा, पहला तो 10,000 रुपये जो दिया वो, और फिर कलेक्शन फ्रॉम डाटा से 10 एंट्री वो करेंगे, 11 एंट्री हो जाएंगी लगभग हमारी। अकाउंटिंग का खर्चा आएगा या नहीं आएगा?
मैं ये यहाँ पे जो बात कर रही हूँ छोटे मोटे धंधों की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रही हूँ जिनके 10-10 हज़ार डेटर घूमते हैं। ठीक है, तो उतना ही हमें अकाउंटेंट बिठाने पड़ेंगे, खर्चा आएगा हमारा। दूसरी बात, जो भी हम किसी को डाटा हम बनाते हैं, जो भी डाटा है वो एकदम से तो पैसे नहीं दे देता। टाइम पीरियड होने पर उसके पीछे 2 बंदे लगाने पड़ते हैं। क्या वो कोई खर्चा नहीं आएगा हमारा? वो भी खर्चा आएगा हमारा। समझ आ रहा है आप लोगों को कि मैं आपको क्या समझाना कोशिश कर रही हूँ कि जो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट है वो हम कैसे, उसके लिए कितनी कितनी कॉस्ट हम बियर कर रहे हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। हम एक छोटा सा लॉजिक लगा रहे हैं, अभी मैं आपको रीड नहीं करा रही हूँ। ठीक है, आगे देखो। और सबसे बड़ा नुकसान हमें किस चीज़ का होता है? बैड डेट्स। हमारा पैसा बैड डेट्स हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? हमारा फंड्स जो हम लेकर आए हैं, मतलब हमें कंटिन्यूसली लॉस होता है इंटरेस्ट का। क्यों? क्योंकि डाटा में हमारा पैसा फंसा हुआ है। वो पैसा जो हम कैसे कैसे मैनेज करके लाए थे, जो जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। समझ रहे हो आप? हमें डाटा की वजह से कंटिन्यूसली इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम ज़रूरी नहीं है, हमने हो सकता है अपना पैसा लगाया उसमें कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग जो आपको सिखाया था, रिटेन अर्निंग लगाया हो। रिटेन अर्निंग लगाया वो कोई आइडल फंड तो नहीं है, उसके ऊपर भी खर्चा आएगा। मैंने आपको समझाया था नेट इनकम अप्रोच में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो हमारा लूज हो रहा है, उसका खर्चा है ना। जिसने नहीं देखा नेट इनकम अप्रोच या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या कह रही हूँ, उनको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ऑपरेटिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो जो पैसा हमने अपने रिटेन अर्निंग को फ्यूचर के लिए बचा रखा था, उसको अगर हम कहीं और इन्वेस्ट करते तो हमें कुछ मिलता, रिटर्न मिलता। एक तो वो रिटर्न नहीं कमा पा रहे, और ऊपर से अगर हमने वो पैसा फंड लेकर अगर हम आए उस पर इंटरेस्ट का कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, वो उसको कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसको डिटेल में नहीं बताया मैंने ज़्यादा, तो आप नेट इनकम अप्रोच वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब था। अब कुल मिला के इतना देख रहे हो आप, कितना सारा घाटा में उठाना पड़ा, तब कहीं जाके थोड़ा बहुत सेल बढ़ रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है, थोड़े प्रॉफिट के लिए इतना सारा हमें घाटा उठाना पड़ रहा है। अगर ये जो लॉस हो रहा है, ये लॉस कम है, मतलब जो कॉस्ट है ये लगभग कम है इन कंपैरिजन टू इंक्रीजिंग प्रॉफिट बाय द सेल्स, तो हम कहते हैं कि हाँ जी हम द क्रेडिट पे माल बेचेंगे। लेकिन हमें लगता है नहीं नहीं, हमारा तो खर्चा ज़्यादा हो रहा है प्रॉफिट्स के कंपैरिजन में, तो हम कहेंगे बेचेंगे लेकिन ज़्यादा हम टाइम पीरियड नहीं देंगे, स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखेंगे। कुछ इस तरीके से हम अपना जो है मैनेज करते हैं रिसीवेबल्स को। ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन बहुत है। अगर आपको इतना सब समझ में आ गया तो आप आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स में ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बुकिश लैंग्वेज में ही लिखना है। तो अब रीड करते हैं हम, देखिए क्या लिखा हुआ है। When a firm sells goods or services on a credit, it has to bear several types of cost. These costs are as follows. First है administrative cost to record the credit sale. देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है, to record the credit sale। जैसे मैंने अभी समझाया था कि अगर हम कैश पे माल बेचते हैं तो हम क्या करेंगे, एक एंट्री हो गई, दैट्स इट। अगर क्रेडिट पे बेचते हैं तो कितनी सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी पड़ती है ना, तो रिकॉर्ड ज़्यादा करना पड़ता है क्रेडिट सेल के लिए। To record the credit sale and collection from the customer, a separate credit department with additional staff, accounting records, stationery, etc. is needed. Expenses have also to be incurred on acquiring information about the credit worthiness of the customer. हम कस्टमर के लिए भी इंक्वायरी करते हैं कि कस्टमर कैसा, ऐसे नहीं हो सकता कोई पहले इस तरीके से कुछ कर रहा हो जिसको हम नहीं अलाउ कर सकते हो, ये सब भी हमें करना पड़ता है। आगे लिखा हुआ है capital cost. There is a time lag between the sale of goods and its collection from the customer. Meanwhile, the firm has to pay for purchase, wages, salary, and other expenses. Therefore, the firm needs additional funds which may be arranged either from the external sources or from the retained earning. मैंने आपको समझाया था, अभी बताया था, both of these sources involve the cost. मैंने बताया था अगर हम बाहर से फंड लेके आए तो भी हम उसके लिए कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है हमें कंटिन्यूसली, अगर डाटा में पैसा फंसा हुआ है तो। और अगर हमने अपने पास से अगर पैसा लेकर आए हैं तब भी हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस हो रहा है। अगर उस फंड को हम कहीं और इन्वेस्ट करते तो जो रिटर्न हम कमा पाते थे वो नहीं कमा पा रहे, वो भी लॉस हो रहा है। तो बोथ ऑफ दिस सोर्सेज इन्वॉल्व कॉस्ट। इफ फंड्स आर अरेंज फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, इंटरेस्ट हैज़ टू बी पेड। ऑन द अदर हैंड, if retained earnings are used for this purpose, the firm has to bear opportunity cost. Opportunity cost means the income which could have been earned
बाय द इन्वेस्टिंग दिस अमाउंट एल्सवेयर। वही बात लिखी हुई जो मैंने आपको समझाई थी। आगे लिखा हुआ है कलेक्शन कॉस्ट। कलेक्शन कॉस्ट देखो, these are the expenses incurred by the firm on the collection from the customer after expiry of credit period. Such costs include blocking up of the funds for an extended period, expenses on issuing reminders to the customer, etc. फोर्थ पॉइंट है डिफ़ॉल्ट कॉस्ट, वही बैड डेट्स वगैरह। डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स, इन सब एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी, मतलब इसके बाद भी, बावजूद क्या होता है, डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स बाय द मैनेजमेंट द फर्म में नॉट बी एबल टू रिकवर फुल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर। सच ड्यूज आर नोन एज द बैड डेट्स या फिर डिफ़ॉल्ट कॉस्ट। ठीक है, ये सब थे हमारे कॉस्ट। हम टॉपिक कर रहे हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। अभी हमने कॉस्ट करा, अब आ जाओ बेनिफिट्स पे। बेनिफिट एसोसिएटेड विद द रिसीवेबल्स। फर्स्ट है इंक्रीज इन सेल्स। When firms adopt a liberal credit policy that is invest in receivables, they intend मतलब होता है इरादा होना किसी का, ठीक है, डिसाइड करना। they intend to increase sales, उनका सेल बढ़ाने का इरादा होता है तो वो क्रेडिट पॉलिसी लेते हैं, इंक्रीज करते हैं सेल्स को। फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट सेल इनेबल अ फर्म टू सेल मोर। जो हम ये क्रेडिट सेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये क्या करते हैं, फर्म को इनेबल कर देती है टू सेल, ज़्यादा सेल करने के लिए, मोर देन वुड कुड बी सोल्ड फॉर कैश ओनली। उससे किससे ज़्यादा कर देते हैं, मोर देन किससे, जो कि केवल कैश में सेल कर सकते थे ना, उससे ज़्यादा इनेबल कर देते हैं फर्म को क्रेडिट सेल, मतलब ज़्यादा सेल करने के लिए इनेबल कर देते हैं अगर हम क्रेडिट पे देते हैं इन कंपैरिजन टू कैश। Credit sale increase the sales volume because sales are made even to those customers who do not have sufficient money at the present. Thus, credit sale through the creation of the receivables result in increased in sales volume. Clear हो गया? मैं समझा देती हूँ फिर भी। यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई भी पर्सन है जिसके पास पैसे नहीं होते एट अ प्रेजेंट, अगर उसको हम क्रेडिट सेल ऑफर करते हैं तो वो भी रेडी हो जाता है परचेज करने के लिए माल हमारा, मतलब हमारा सेल हो जाता है आसानी से, क्योंकि उसको हम क्रेडिट पे देते हैं, थोड़ा बहुत अलाउ करते हैं और वो कुछ पेमेंट डाउन पेमेंट करता है, बाकी सब वो इंस्टॉलमेंट में देता रहता है। तो इसलिए सेल्स का वॉल्यूम हमारे लिए बढ़ जाता है। आगे है इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। भाई सेल होएगी तो प्रॉफिट्स तो बढ़ेगा ही। इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, credit sale increase the volume of the profit in two ways. First, profit margin on a credit sale is always kept higher than the that of cash sales, and secondly, there is a positive relation between the sales volume and operating profit. Clear है? To meet third point है टू मीट द कंपटीशन। देखो भाई, मैंने अभी आपको समझाया था कि कंपटीशन इतना है मार्केट में कि अगर आप सोचो कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे क्रेडिट पे सेल या हम देंगे टाइम पीरियड कम, तो कस्टमर आपका टूट जाएगा, चला जाएगा किसी और के पास। वो कहेगा हाँ तो मुझे इतना टाइम पीरियड मिलता है। तो कंपटीशन के लिए भी कभी कभी हमें अलाउ करना पड़ता है। Sometimes firms provide credit facility only because competitive firms, देखो सुनो ध्यान से, do also provide credit facility. Thus credit is provided to protect the current sales against emerging the competition. आगे लिखा हुआ है Thus investment in receivables involve both cost and benefits. Hence माने इसलिए account receivable management should aim at the trade-off between the cost and benefits. The decision to grant credit will be based on a comparison of the benefits and cost involved. मैंने अभी आपको समझाया था, इतना सब घाटा उठा के अगर हमें लगता है कि हमारा प्रॉफिट या सेल बढ़ रहा है तो हम क्रेडिट सेल करेंगे, और लगता है कि नहीं बढ़ रहा है या फिर खर्चे ही ज़्यादा पड़ रहे हैं तो हम कहेंगे क्रेडिट सेल बहुत कम करेंगे, मतलब टाइट पॉलिसी अपनाएंगे। इस तरीके से हम कॉस्ट एंड बेनिफिट को कंपेयर करके डिसीजन लेते हैं। किसके लिए? रिसीवेबल मैनेजमेंट के लिए। क्लियर होगी बात? इजी टॉपिक था, आसानी से आपको समझ आ गया होगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखिएगा। सारे हेडलाइंस आपको लर्न करने हैं, बस अंदर का मैटर खुद बना के लिख देना है। तो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड बाय बाय। और